बताओ लास्ट क्या बताया था इकोनॉमिक्स में जी? हाँ चलो, आरबीआई हम देख रहे थे, और आरबीआई में आरबीआई के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई देख रहे थे ना हम लोग। हाँ ठीक, कार्य बता दिया हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो बहुत ज्यादा है यार, कहां गया, इधर देखो, आरबीआई के कार्य हम देख रहे थे ना। तो देखो, तो पहला कार्य आपको बताया था मैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई भारत सरकार का बैंक है, बताया था। आरबीआई भारत सरकार का बैंक है। तो आरबीआई भारत सरकार का बैंक है तो मतलब क्या हुआ भाई? बैंक से आप उधार ले सकते हो और बैंक में जमा कर सकते हो। तो आरबीआई भारत सरकार का बैंक है, इसका मतलब यह है कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ही नहीं, सरकार दोनों, भारत और राज्य दोनों, ठीक है ना। सरकार जो है वो क्या कर सकती है? आरबीआई से उधार ले सकती है, उधार यानी ऋण ले सकती है। समझ में आया? एकदम ध्यान सुनना बेटा भाई, सरकार का बैंक है आरबीआई, आरबीआई इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो जब सरकार का बैंक है, इसका मतलब यह है कि आरबीआई सरकार से उधार ले सकती है, सॉरी, सरकार आरबीआई से उधार ले सकती है। समझ में आया? अब देखो इधर, तो सरकार जब आरबीआई से ऋण ले सकती है, इसलिए तो बैंक है ना। याद रखें कि सरकार जो है दो प्रकार का ऋण लेती है, सरकार दो प्रकार का ऋण लेती है। एक को बोलते हैं अल्पकालिक ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, और एक को कहते हैं अस्थायी ऋण, ठीक है। अस्थायी ऋण, कंटिजेंसी लोन या टेम्पररी लोन या एडहॉक लोन, कुछ भी लिख सकते हैं। सरकार आरबीआई से ऋण ले सकती है, इसलिए आरबीआई सरकार का बैंक है। लेकिन सरकार कितने प्रकार का ऋण ले सकती है? तो दो प्रकार का, एक अल्पकालिक शॉर्ट टर्म और दूसरा आपका अस्थायी। अच्छा, अल्पकालिक क्या होता है? याद रखें, ऐसा ऋण जिसे सरकार अधिकतम 1 साल के लिए ले, वो क्या होगा? आपका अल्पकालिक ऋण होगा, ठीक है। लेकिन अस्थायी ऋण क्या होता है? याद रखें कि सरकार अपने आय एवं व्यय के असंतुलन को दूर करने के लिए जो ऋण लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी ऋण। सही बात? समझ में आई मेरी बात? देखिए, अल्पकालिक ऋण क्या होता है? द लोन फॉर 1 year मैक्सिमम इज शॉर्ट टर्म लोन, एंड द लोन विच इज बोरोइंग टू redress the mismatch और imbalances of receipt and expenditure। सरकार जो कमा रही है, देखो हर साल सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है, उस बजट में बताती है कि भाई हम इतना कमाएंगे, इतना खर्च होगा। तो सरकार मान लो 100 रुपए कमा रही है और 120 रुपए खर्च हो रहा है, तो 20 रुपया उसको इम्बैलेंस हुआ ना। इस 20 रुपए को कहां से प्राप्त करेगी? तो वही अस्थायी ऋण है, आरबीआई से ले लेगी। अब देखो ध्यान सुनो, जब भी सरकार ऋण लेगी, जब भी आप किसी से भी ऋण लेते हो तो कागजी कार्रवाई करके लेते हैं, एग्रीमेंट करके लेते हैं। तो ये जो अल्पकालिक ऋण आरबीआई देगी, अल्पकालिक ऋण जो आरबीआई सरकार को देगी, ये भी एक एग्रीमेंट के माध्यम से देती है। उस एग्रीमेंट को कहते हैं ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल। तो इस तरीके से आरबीआई सरकार को जो ऋण देती है वो किसके माध्यम से देती है? ट्रेजरी बिल के माध्यम से, ठीक है। अल्पकालिक ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द गवर्नमेंट थ्रू ट्रेजरी बिल्स। सही बात, ट्रेजरी बिल के माध्यम से देती है। क्लियर हुआ? लेकिन जो अस्थायी ऋण है, एडहॉक जो लोन है, उसको किसके माध्यम से देगी? तो याद रखें, एडहॉक ट्रेजरी बिल के माध्यम से, ठीक है, एडहॉक ट्रेजरी बिल के माध्यम से। एडहॉक
ADHOC के एडॉक नहीं सुने हो क्या जी? एडॉक कभी और इसे एडॉक टीचर वगैरह नहीं सुने? अरे गधा लोग एडॉक शब्द आज तक सुने ही? हे प्रभु, ये मेंस वाले सब वैसे है। एडॉक छोटू सुने हो तुम? एडॉक हाँ छोटू सुने, अभी सुना है वो। हाँ बहुत बदमाश है इन लोग। एडॉक मतलब अस्थायी, तो एडॉक ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो एडॉक ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी बिल क्या होता है समझ में आया? ये पूछ देगा एग्जाम में। ट्रेजरी बिल क्या है? आरबीआई सरकार को जिस बिल के माध्यम से शॉर्ट टर्म लोन देती है उसको ट्रेजरी बिल बोलेंगे। आरबीआई जिस बिल के माध्यम से बैंक को सरकार को अस्थायी एडहॉक लोन देती है उसको एडहॉक ट्रेजरी बिल बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? एडहॉक ट्रेजरी बिल 1917 में शुरुआत हुआ, ठीक है। एडहॉक ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल वो स्टार्टेड इन 1917। जो ट्रेजरी बिल है इसकी शुरुआत 1917 में हुई और ये वर्तमान में भी चल रहा है। एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1956 में हुई, 1956 में, ठीक है। एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत आपका 1956 में। समझ में आ रहा है? जो ट्रेजरी बिल है 1917 और जो एडहॉक ट्रेजरी बिल है वो आपका 1956। अब देखो, ये ट्रेजरी बिल 3 प्रकार का होता है। ट्रेजरी बिल 3 प्रकार का होगा। एक होता है ऑन टैप, ठीक है, ऑन टैप ट्रेजरी बिल। ये सुनो ना, इसको नहीं भी याद करोगे चल जाए, बस ध्यान दे लो, ठीक। छोड़ ज्यादा हो जाए तुम लोग को, नहीं छोड़ ज्यादा हो जाए, कोई मतलब नहीं, एक्स्ट्रा जाकर नाम बोल देता हूं मैं, सुन ले रहना। ऑन टैप, ऑक्शन और आरबीआई 91। ऑन टैप, ऑक्शन और आरबीआई 91। ऑन टैप, टैप करना समझते हो ना? चल भाई घूम के आते, किसी को पीठ पर ऐसे ठोके, वो टैप करना होता है, पीठ पर मारना ऐसे। तो आप पीठ पर किसी को कभी मार सकते हो। उसी तरीके से भारत सरकार या कोई भी सरकार जब भी पैसे मांगे अल्पकालिक, तो उसको ऑन टैप ट्रेजरी बिल से जारी करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर सरकार लोन ले रही है तो सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना आरबीआई को। इंटरेस्ट इसमें फिक्स होता है पहले से ऑन टैप में। ऑक्शन होता है, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। नीलामी मतलब बीडिंग। अब बीडिंग मतलब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई मतलब मार्केट। जब इंटरेस्ट रेट को मार्केट तय करती है, भाई सरकार ने लोन लिया, सरकार को इंटरेस्ट देना है, लेकिन सरकार को कितना इंटरेस्ट देना है ये मार्केट जब डिसाइड करे, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्शन ट्रेजरी बिल। और एक होता है आरबीआई 91। आरबीआई 91 मतलब 91 बता रहा है, 91 डेज में वापस करना पड़ेगा सरकार को लोन जो है, ठीक है। नहीं भी याद करो चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए ट्रेजरी बिल क्या है, कब से शुरू हुआ था, ठीक है, और किस प्रकार का ऋण इसमें दिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ दे ट्रेजरी बिल क्या है, तो याद रखें ट्रेजरी बिल वह अधिकार पत्र है जिसके माध्यम से आरबीआई भारत सरकार को ऋण प्रदान करती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1917 से हुई, ठीक है। इसके अंतर्गत आरबीआई भारत सरकार को 1 वर्ष के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। एक और एक्स्ट्रा जानना चाहोगे तो ये ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं, ऑन टैप, ऑक्शन और आरबीआई 91। एडहॉक ट्रेजरी बिल देखो बेटा, एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1956 से हुई। एडहॉक ट्रेजरी बिल बेसिकली इसलिए शुरू हुआ ताकि इम्बैलेंस, जो आय और व्यय में जो असंतुलन आ रहा है उसको दूर करने के लिए सरकार को ऋण दिया जा सके। एडहॉक ट्रेजरी बिल भी 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक होगा एडहॉक ट्रेजरी बिल 91, एक होगा एडहॉक ट्रेजरी बिल 182 और एक होगा एडहॉक ट्रेजरी बिल 364, ठीक है। एडहॉक ट्रेजरी बिल 91, एडहॉक ट्रेजरी बिल 182, एडहॉक ट्रेजरी बिल 364। नाम से स्पष्ट है, 91 मतलब 91 डेज में सरकार को रिटर्न करना है, 182 मतलब 6 महीने में सरकार को रिटर्न करना है, 364 मतलब 1 साल में रिटर्न करना है। सही बात। अब यही एक बात और समझो बेटा, ये जो एडहॉक ट्रेजरी बिल है, इट वॉज रिपील्ड बाय 1997। वर्ष 1997 से एडहॉक ट्रेजरी बिल
खत्म कर दिया गया है। 1956 से शुरू हुआ था और 1997 से एडहॉक ट्रेजरी बिल को खत्म कर दिया गया है। यानी अब अस्थायी ऋण एडहॉक ट्रेजरी बिल के माध्यम से नहीं दिया जाता। तो प्रश्न उठता है कि क्या दिया जाता है? तो याद रखें 1997 से, इधर देखो बेटा, 1997 से जैसे ही एडहॉक ट्रेजरी बिल समाप्त हुआ, अब सरकार को लोन देने के लिए MWA का प्रयोग होता है। MWA, ठीक है। The ad-hoc treasury bill was repealed in 1997 and from 1997 the MWA has been started. 1997 से MWA की शुरुआत हुई। MWA का फुल फॉर्म है मीन्स एंड वेज एडवांस। मीन्स एंड वेज एडवांस, हिंदी में कहते हैं इसको अर्थोपाय अग्रिम, ठीक है। मीन्स एंड वेज एडवांस, ठीक है ना। अर्थोपाय अग्रिम, यानी अगर अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार अस्थायी ऋण आरबीआई से किस रूप में प्राप्त करती है, तो अर्थोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त करती है, ठीक है ना। मीन्स एंड वेज एडवांस के रूप में प्राप्त करती है। क्लियर हुआ? और मीन्स एंड वेज एडवांस कब से शुरू हुआ आपका? 1997 से, वर्ष 1997 से मीन्स एंड वेज एडवांस की शुरुआत हुई है। क्लियर हुआ? मीन्स एंड वेज एडवांस, अर्थोपाय अग्रिम। क्लियर? अब देखो बेटा, ये जो मीन्स एंड वेज एडवांस है, अर्थोपाय अग्रिम जो है, अगर आपसे पूछ दे कि अर्थोपाय अग्रिम क्या है, तो याद रखें सरकार अपनी अस्थायी आय व्यय असंतुलन को पूरा करने के लिए आरबीआई से धनराशि प्राप्त करने का जो तरीका है वर्तमान में, वो MWA। अर्थोपाय, अर्थ उपाय, अर्थ मतलब पैसा, पैसे का उपाय सरकार को जहां से हो जाए। लेकिन अब देखो नाम जुड़ गया एडवांस, पहले ये ऋण होता था, अब एडवांस के रूप में मिलता है। समझ में बात? भाई पहले सरकार उधार लेती थी। मान लो आप कहीं पर काम कर रहे हो और कहीं पर काम कर रहे हो आप, और जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर आपने पैसे मांगे, मान लो आपको पैसों की जरूरत है, तो आप दो तरीके से मांग सकते हो कि मुझे 10,000 उधारी दे दीजिए, या एक आप बोल सकते हो मेरे को 10,000 एडवांस दे दो साहब। जब आपने 10,000 एडवांस मांगा तो इससे आपका क्रेडिट भी डाउन नहीं हुआ, आपने अपना हक का मांगा। लेकिन जब आप उधारी मांग रहे हैं तो क्रेडिट डाउन हो रहा है। यहां पर सरकार क्या लेती थी? उधार, तो क्रेडिट डाउन होता था। इसलिए अब यहां पर क्या हो गया? एडवांस, मीन्स एंड वेज एडवांस। सही बात। अब यहां पर सरकार का क्रेडिट नहीं गिरेगा। तो मीन्स एंड वेज एडवांस क्या है, समझ में आया? मीन्स एंड वेज एडवांस एडहॉक ट्रेजरी बिल की जगह पर शुरू किया गया है, 1997 से शुरू किया गया है। यह एक अग्रिम है, अग्रिम एडवांस है, मतलब ऋण नहीं होगा, ये एक एडवांस है जिसे सरकार आरबीआई से अपने आय और व्यय के असंतुलन को पूरा करने के लिए लेती है। याद रखें इस मीन्स एंड वेज एडवांस की आरबीआई लिमिट तय करके रखती है। लिमिट होती है इसकी, लिमिट तय होगी, मतलब इतने से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। लिमिट तय करती है कि केंद्र सरकार को 1,000 करोड़ देंगे, राज्य सरकार को 2,000 करोड़ देंगे, ऐसा लिमिट तय होता है। याद रखें अगर सरकार चाहे तो लिमिट से ज्यादा ले सकती है, लिमिट तय होती है MWA की। मेरी बात समझ रहे हैं? MWA has its limit, but the government, state can borrow more than limits. उससे ज्यादा भी वो ले सकती है। और याद रखें MWA हमेशा 91 डेज के लिए होगा, 3 महीने के लिए। 3 महीने में पैसा चुकाना ही होगा, वापस करना होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है आपका, इस वजह से आरबीआई को भारत सरकार का बैंक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका आरबीआई भारत सरकार का बैंक होती है। दूसरा कार्य मैंने आपको बताया था, आरबीआई बैंकों का बैंक होती है, बैंकों को भी लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए बैंकों का बैंक होती है। तीसरा मैंने क्या बताया था?
आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है, ठीक है। मौद्रिक नीति आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होता है मौद्रिक नीति। चौथा क्या था उसमें है? हाँ हाँ समझ। आरबीआई विनिमय दर का निर्धारण करती है, ठीक है। देखो, आरबीआई डिसाइड्स द एक्सचेंज रेट। एक बात समझना बेटा, इसको समझने के पहले ना एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, परिवर्तनीयता, ठीक है। परिवर्तनीयता मेंस 2012 में पूछा है इसको। कन्वर्टिबिलिटी, परिवर्तनीयता क्या होता है? एक्सचेंज रेट को समझने के लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। ध्यान समझे, विनिमय क्या है? व्हाट इज एक्सचेंज? याद रखें, किसी एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के सापेक्ष परिवर्तन विनिमय है। व्हाट इज एक्सचेंज? चेंज ऑफ करेंसी इन वन इंटू अनदर, फ्रॉम वन इंटू अनदर। चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम वन इंटू अनदर। एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में जो परिवर्तन होता है उसको एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे डॉलर को हम रुपए में चेंज करते हैं तो ये एक्सचेंज कहलाएगा। रुपए को डॉलर में चेंज करते हैं, एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक। लेकिन विनिमय दर समझे, विनिमय दर, अच्छा इसको समझो। अब एक्सचेंज ये हो रहा है, लेकिन एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करने के लिए जो पैसा देना पड़ता है हमको, है ना, या इसको देखें आप इधर, विनिमय दर देखो, विनिमय दर। जैसे किसी मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए जो धनराशि देनी होती है उसे विनिमय दर कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज इज एक्सचेंज रेट, ठीक है। द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज इज एक्सचेंज रेट। मतलब एक देश की मुद्रा को दूसरी देश की मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए जो धनराशि आपको देनी होगी उसी को क्या बोलते हैं हम? विनिमय दर बोलते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ले लें, अगर $1 के लिए हमको 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब डॉलर का एक्सचेंज रेट 50 रुपए, ये विनिमय दर हो गया। समझे कि नहीं? यदि $1 को कन्वर्ट करने के लिए हमें 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी डॉलर का कन्वर्जन रेट, एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका? 50 रुपए हो गया। समझ बात? अब ध्यान से सुनो बेटा, मैं यहां पर शब्द दूसरा पकड़ रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखें, ये जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का निर्धारण कौन डिसाइड करता है? विनिमय देखा हमने, विनिमय दर देखा हमने, इस विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? याद रखें, इस विनिमय दर का निर्धारण 2 प्रकार से हो सकता है। एक, उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ पर्टिकुलर नेशन, और दूसरा बाजार से, मार्केट के द्वारा।
The exchange rate can either be decided by the central bank of nation or from the open market. ठीक है, या तो केंद्रीय बैंक के द्वारा डिसाइड हो सकता है या फिर बाजार के द्वारा. सही बात, केंद्रीय बैंक के द्वारा या फिर बाजार के द्वारा. अब देखो बेटे, जिस देश में विनिमय दर का निर्धारण केंद्रीय बैंक करे तो उसे नियंत्रित दर नाम दिया जाता है, कंट्रोल्ड रेट. इफ द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी नेशन, दैट रेट इज नोन एज कंट्रोल्ड रेट. उसे नियंत्रित दर कहा जाता है. जिस भी देश में एक्सचेंज रेट को उस देश की केंद्रीय बैंक तय कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे कि उस देश में जो विनिमय है वो नियंत्रित दर पर होता है, ऐसा कहा जाएगा. मेरी बात समझ रहे हैं? कंट्रोल्ड रेट कहा जाता है, तब वहां के विनिमय दर को कंट्रोल्ड रेट या नियंत्रित दर कहा जाता है. लेकिन अगर किसी देश में यह छूट मिली हुई है कि उस देश में जो दर है विनिमय दर, उसका निर्धारण बाजार, मतलब आप बाजार से परिवर्तन करवा के ला सकते हो, ओपन मार्केट से. यहां बाजार कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर अगर किसी चीज की कीमत ज्यादा है और बाहर से ही, जरूरी नहीं कि आप आरबीआई, जैसे नियंत्रित दर है तो आरबीआई से चेंज करवाना पड़ेगा, तो ऐसी कोई आपके पास बाध्यता नहीं है कि आपको बाजार से आरबीआई से कन्वर्ट करवाना है. आप कहां जा सकते हैं? बाजार से जाकर के कन्वर्ट करवा सकते हैं. तो जिस देश में विनिमय दर का निर्धारण बाजार दर पर होता है तो इसी को परिवर्तनीयता कहते हैं. दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिबिलिटी. मेरी बात समझ रहे हैं? द चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम वन इनटू अदर is exchange. The rate on which the currency can be exchanged is exchange rate. Exchange rate can be decided either by the central bank or the market. If it is decided by the central bank, it is known as controlled rate. And if the exchange rate is decided by the open market, it is known as convertibility. जब किसी देश में आपको ये आजादी है कि आप उस देश की मुद्रा का परिवर्तन बाजार से करवा सकते हैं, तो कहा जाएगा कि उस देश में परिवर्तनीयता है. नहीं आया समझ में? समझ में आया? नहीं आया समझ? उसको नहीं आया, क्या नहीं आया समझ? है बाजार वाला समझ नहीं आया सच्ची? ये प्राणी लेने के लिए बैठी, नहीं आया समझ में? कोई समझाना चाहोगे इसको? कोई समझाना चाहोगे? बिलासपुर समझ में आ गया सबको? भिलाई सरायपाली समझ में आया? ऑनलाइन वालों नहीं आया समझ में? अरे बोधा लोग, ये तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, ये नहीं आएगा इस बार एग्जाम में. कौन प्राण उड़ाया अपना? मैं तुम लोग को होशियार समझ के पढ़ाने लगा था रे. पूछा हुआ प्रश्न. ए भाई, मान लो कि ये कोई अमेरिकन व्यक्ति है जो इंडिया में कोई व्यापार करना चाहता है. ये अब इसके पास है डॉलर और ये भारत में व्यापार करना चाहता है, इसको चाहिए रुपया कहीं से, तो इसको चेंज कराना पड़ेगा. तो दो ऑप्शन है, या तो भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास जाए, डॉलर दे, रुपए ले, या वो यहीं पर मार्केट में कोई बैठा हुआ है, यहां पर कोई व्यक्ति है मार्केट में, इससे चेंज करवा लिया. कोई भी व्यक्ति से, इसके पास रुपया पड़ा हुआ है, इसको डॉलर दिया, तो ये रुपया किस रेट में देगा? जिस रेट, जो रेट बाजार में चल रहा है, तो बाजार हो गया. लेकिन डिपेंड करता है देश के ऊपर में. कुछ देश ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते कि आप बाहर से करवा सकते. जिस देश में ये अलाउ नहीं है वहां पर एक्सचेंज रेट कंट्रोल रेट होगा, मतलब वहां की बैंक तय करेगी. और जिस देश में अलाउ है, भाई यहां पर आप यहां पर करवाने के बजाय बाजार में करवा लेंगे,
तो यहां पर जिस देश में मुद्रा का परिवर्तन बाजार दर पर हो जाए उसे भी परिवर्तनीयता कहेंगे। अभी भी नहीं आया समझ? उधर मुंडी हिलाए समझ में आया? भी इसका मतलब क्या समझो? कांग्रेस का हाथ सबके साथ, समझ में आता है? ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो मेरे को? हाँ। आया समझ में कि नहीं? मुंडी हिलाओ ऐसे। हाँ ठीक। तो ये इस तरीके से आपका नियंत्रित दर और परिवर्तन, बेटा परिवर्तनीयता बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखो। यदि किसी देश में मुद्रा का परिवर्तन, विदेशी मुद्रा का परिवर्तन करने की छूट है कि बाजार से कर सकता है, इसका मतलब वहां पर परिवर्तनीयता लागू है। और किसी देश में अगर ये छूट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर परिवर्तनीयता लागू नहीं है, वहां पर वहां का केंद्रीय बैंक कर रहा है। मैंने अभी काम में बताया कि आरबीआई विनिमय दर का निर्धारण करती है। मतलब अगर किसी को एक्सचेंज करवाना है तो आरबीआई के पास आना पड़ेगा और आरबीआई एक्सचेंज करके देगी। कोई अमेरिकन बाहर होता है, उसको आरबीआई जाना पड़ेगा, डॉलर चेंज करवा, डॉलर देगा, रुपया लेगा और काम करेगा। अब आप सोचोगे इसमें दिक्कत ही क्या है? तो दिक्कत यह है कि जब मैं अपना कोई सामान बेचना चाहूंगा तो महंगा बेचना चाहूंगा, लेकिन मार्केट में जो उसकी वैल्यू होगी वही मिलेगी। तो जब आरबीआई रुपया बेचना चाहेगी तो वो चाहेगी उसके लिए ज्यादा डॉलर मिले उसको, या $1 के कम रुपए देना चाहेगी। जैसे मान लो आरबीआई ने तय किया कि $1 का 40 रुपया, और मार्केट में चल रहा है $1 का 80 रुपया। डिमांड के आधार पर, रुपए की डिमांड नहीं है, डॉलर की डिमांड है। तो जो अमेरिकन आ रहा है अगर वो आरबीआई से चेंज करवाता है तो उसको तो लॉस हो जाएगा ना, उसको फायदा तो वहां से होगा। यही होता है। अगर भारत की सरकार ये अलाउ ना करे तो फिर उसको क्या बोलते हैं अपन? कंट्रोल रेट। और अगर अलाउ कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? आप मान लो कि गए घूमने कहीं, अमेरिका गए, और आप वहां की करेंसी ले आए, पकड़ लिया आपको कस्टम ने, तो बुक कर देगा आपको। या तो आपको जाकर के सीधे आरबीआई को बताना पड़ेगा, अकाउंट बताना पड़ेगा कैसे आपके पास वो पैसा है। आप जब किसी दूसरे देश चेक इन करते हो तो वहां पर जाकर के पहले आप वहीं पर एयरपोर्ट वगैरह में सब काउंटर होते हैं, वहां पर आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। और जब आप इंडिया वापस आते हो तो फिर वहीं पर काउंटर में जाकर के आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो ईडी आपको गिरफ्तार कर लेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फेमा कानून के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। समझ में आया? तो भारत में परिवर्तनीयता लागू नहीं थी, तो भारत में क्या होता है? विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? इसका मतलब भारत में परिवर्तनीयता है क्या? भारत में विनिमय दर या मुद्रा का परिवर्तन किस दर पर होता है? तो नियंत्रित दर पर। नियंत्रित दर क्यों बोल रहे? क्योंकि रेट कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। नहीं आया समझ में? अब एक बात समझो तो अच्छा, लेकिन यहीं से एक बात और समझो बेटा, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। जैसे हम विदेशों से व्यापार करते हैं ना, तो विदेशों से व्यापार करते हैं तो तीन चीजों का व्यापार करते हैं। एक वस्तु और सेवा का, और एक निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट। या तो हम अमेरिका से कोई वस्तु खरीदेंगे, अमेरिका हमसे खरीदेगा, हमारे डॉक्टर इंजीनियर्स वहां जाएंगे, उनके डॉक्टर इंजीनियर्स हमारे यहां आएंगे, वस्तु और सेवा। या हम उनके यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब इस तरीके से व्यापार होता है ना, तो हर देश क्या होता है? व्यापार का बही खाता लिखती है, अकाउंट मेंटेन करती है। और तीन चीज का व्यापार हो रहा है, वस्तु, सेवा और निवेश का। तो जो अकाउंट है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। अकाउंट का वो हिस्सा जिसमें वस्तु और सेवा के व्यापार का उल्लेख हो उसको बोलते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। और जिस हिस्से में आपका निवेश, इन्वेस्टमेंट का उल्लेख होता है उसे कहते हैं पूंजीगत खाता। चालू खाता क्या होता है, पूंजीगत खाता क्या होता है, समझ में आया? चालू खाता करंट अकाउंट, पूंजीगत खाता कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बिलोंग्स टू द अकाउंटेंसी ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू द अकाउंटेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई वगैरह, समझ रहे हो? ऐसा। हाँ, आया समझ में ये? अब एक बात देखो आप, हमारे देश में परिवर्तनीयता नहीं थी। अगर कोई वस्तु और सेवा का व्यापार करने आ रहा है तो भी उसको आरबीआई से कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करवाने आ रहा है तो भी आरबीआई से कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कम होता था, हमारे यहां विदेशी व्यापार कम होता था हमारा। क्यों? क्योंकि हम आरबीआई से ही क्या करवाते थे, सब एक्सचेंज करवाते थे, और आरबीआई से कम मिलता था उनको, मार्केट से अनुमति देते तो उनको ज्यादा पैसा मिलता। और हमारी भी मजबूरी थी कि हम आरबीआई से करवाते थे। क्यों? क्योंकि हर देश को, जैसे आपको जिंदा रहने के लिए रुपया चाहिए, वैसे हर देश को जिंदा रहने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। और विदेशी मुद्रा कब आएगी? जब लोग आरबीआई के पास जमा करेंगे। समझ रहे हो? इसी समस्या को देखते हुए 1996 में तारापोर समिति का गठन हुआ। तारापोर समिति, ठीक है, TARAPOR, तारापोर कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1996। ठीक है, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए तारापोर समिति का गठन हुआ। तारापोर समिति का संबंध किससे है? तो परिवर्तनीयता से है। इस तारापोर समिति ने कहा कि भारत को एक एक कर परिवर्तनीयता लागू करनी चाहिए। ठीक है, इंडिया हैज टू स्लोली मूव टुवर्ड्स द कन्वर्टिबिलिटी, वन बाय वन। इंडिया हैज टू मूव टुवर्ड्स कन्वर्टिबिलिटी वन बाय वन। एक एक करके भारत को परिवर्तनीयता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कौन लिख रहा है? वकील कौन है तुम्हारा? ओ, देख लो, तुम लोग जो राइटर बने हो ना ससुरे, बहुत बदमाश हो तुम लोग। अच्छा, हाँ, देखे क्या ज्ञान दी मेरे को। ऐसा लग रहा है वो टीचर, मैं स्टूडेंट। जी सर। खैर, देवी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। देवी, मेरे को किसी ने सिखाया था कि भाई समझाओ उसको, है? महिलाओं को तो समझाना ही नहीं चाहिए, जो दिन को रात। मेरे को भी रात ही दिख रहा है। चश्मा एक अलग पहन लो, काला वाला, शटर डाउन। ठीक है, अब बोले दिन हो गए तो उठा लो शटर, है ना? तो ये बोलो 1996 तारापोर कमेटी, और इन्होंने कहा कि एक एक करके लाओ। तो भारत सरकार ने क्या किया? चालू खाते पर परिवर्तनीयता को लागू कर दिया। वस्तु और सेवाओं के व्यापार में अगर कोई वस्तु और सेवाओं का व्यापार करने आ रहा है तो बाजार से कन्वर्ट करा सकता है। तो भारत में चालू खाते में परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया, पूंजीगत खाते में परिवर्तनीयता लागू नहीं है। सही बात, चालू खाते में परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया, लेकिन पूंजीगत खाते में परिवर्तनीयता लागू नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? द करेंट अकाउंट इज कवर्ड बाय द कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, अब देखो, अगर चालू खाता और पूंजीगत खाता दोनों में परिवर्तनीयता होता तो भारत में पूर्ण परिवर्तनीयता होती, लेकिन भारत में केवल चालू खाते में, इसलिए भारत में आंशिक परिवर्तनीयता है, याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया हैज द कन्वर्टिबिलिटी बट ऑन करेंट अकाउंट ओनली। ठीक है, इट मींस इंडिया हैजंट बिलोंग्स टू द कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी। भारत में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू नहीं है, आंशिक परिवर्तनीयता लागू है, और यह परिवर्तनीयता केवल चालू खाते पर। यह है आरबीआई विनिमय दर का निर्धारण करती है। अगला क्या है बताओ? और उसके बाद क्या है? देखो, इसके बाद अगला है आपका आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करती है, ऐसा मेंटेन करती है। ठीक है, आरबीआई मैनेजेस द फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, आरबीआई जो है किसको मैनेज करती है?
विदेशी मुद्रा भंडार को। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है? तो आरबीआई के पास में होता है। अच्छा देखें आप, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा ये चेंज हो जाएगा बेटा आपका, है ना? आंकड़ा जो है आपको एग्जाम में लास्ट में इसको चेंज करना पड़ेगा rbi.gov.in पर जाकर के, आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा देखो, विदेशी मुद्रा क्या होती है, ठीक है? तो विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व बोलेंगे इंग्लिश में। फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत एक तो आपका विदेशी मुद्रा आती है ना? एक विदेशी मुद्रा, एक गोल्ड स्वर्ण, ठीक, एक आपका सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, और एक सरकारी प्रतिभूति को डायरेक्ट नाम लिखो एसडीआर, ठीक है, और एक आएगा आपका रिजर्व विथ आईएमएफ। चार चीजें रहती हैं विदेशी मुद्रा भंडार में, चार चीजें रहेंगी। फॉरेक्स रिजर्व में चार चीजें होंगी, एक फॉरेन करेंसी होगी, एक गोल्ड होगा, एक एसडीआर होगा, और एक रिजर्व विथ आईएमएफ। रिजर्व विथ आईएमएफ को ही, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा हिंदी में भी, है ना? रिजर्व विथ आईएमएफ को ही रिजर्व ट्रांच भी कहा जाता है, रिजर्व ट्रांच। इन चारों को मिलाकर के हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जैसे डॉलर हो गया, है ना, आपका यूरो हो गया, ठीक, पौंड हो गया, पौंड स्टर्लिंग, ये सब एग्जाम्पल है विदेशी मुद्रा। सोना समझ ही रहे हो। एसडीआर, एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है ना? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, याद रखें, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, याद रखें। एसडीआर जो है ये आईएमएफ की मुद्रा है, आईएमएफ की मुद्रा को एसडीआर कहते हैं। एसडीआर इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, समझ आया? एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसी को बोलते हैं हम। आईएमएफ की मुद्रा को एसडीआर बोलते हैं, जैसे भारत की मुद्रा को रुपया बोलते हैं, है ना, वैसे आईएमएफ की मुद्रा को एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। रिजर्व विथ आईएमएफ, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो आईएमएफ में जितने भी प्रतिनिधि बैंक होते हैं अलग अलग देशों के, उन सबको कुछ फंड जो है आईएमएफ रखवाती है। जो फंड आईएमएफ बैंकों के पास, हर देश के बैंकों के पास, उनके सदस्य होने के नाते जो रिजर्व करके रखवाती है, उसी को बोलते हैं रिजर्व विथ आईएमएफ। तो इन सब को मिलाकर के क्या बोलते हैं हम? विदेशी मुद्रा भंडार। याद रखें, इन सब में रिजर्व विथ आईएमएफ, एसडीआर, स्वर्ण, इन सब में सबसे ज्यादा 60% अकेले योगदान किसका होता है? विदेशी मुद्रा। और विदेशी मुद्रा में डॉलर, पौंड, यूरो सब आते हैं, तो विदेशी मुद्रा में सबसे ज्यादा योगदान डॉलर का है। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा योगदान विदेशी मुद्रा का, और विदेशी मुद्रा में सबसे ज्यादा योगदान डॉलर का। समझिए बात? ये जो बताने जा रहा हूं ये चेंज हो जाएगा। याद रखें, वर्तमान में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 642 यूएस बिलियन डॉलर है, ठीक है, 642 यूएस बिलियन डॉलर। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 642 यूएस बिलियन डॉलर है, ठीक है, 642 यूएस बिलियन डॉलर। और विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसके आधार पर भारत विश्व का चौथा बड़ा देश है। इंडिया स्टैंड ऑन 4th पोजीशन। $642 यूएस बिलियन डॉलर, पूरा लिखो।
US बिलियन डॉलर, ठीक है ना। 642 US बिलियन डॉलर जो है भारत का ये विदेशी मुद्रा भंडार। एंड इंडिया स्टैंड ऑन 4th, ठीक है। भारत विश्व का चौथा बड़ा देश है। समझ में आया? हेलो हेलो बोलिए। सर, भारत में जो है चालू खाते में परिवर्तन लागू है, तो ये आंशिक परिवर्तन है, तो इससे भारत को क्या क्या लाभ हुआ सर? आंशिक परिवर्तनता जो लागू हुआ है भारत में, उससे क्या क्या लाभ है? भाई विदेश व्यापार बढ़ा है हमारा। पहले हमारा विदेश व्यापार में 0.5% योगदान था, अब 1.8% योगदान है। तो 0.5 से कहा 1.8 पर हमने जंप किया ना। शेयर इन ग्लोबल ट्रेड 1.8%, तो ये बेनिफिट है। और कैपिटल मार्केट में सीधे मतलब कैपिटल में डायरेक्ट एंट्री नहीं करवाया गया, उसके भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपका आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार नियंत्रित करती है। तो इतना आपको इसमें याद रखना था। ये हो गया आरबीआई कंप्लीट, ठीक है। चले, तो ये हो गया बैंक कंप्लीट, है ना। समझ आया? अच्छा देखो बेटा, याद करो जब हम पूंजी बाजार पढ़ रहे थे तो पूंजी बाजार में हमने मुद्रा बाजार पढ़ना शुरू किया था। तो मुद्रा बाजार में दो चीजें थी, एक बैंक और एक एनबीएफसी। तो बैंक तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब एनबीएफसी में थोड़ा सा हमको पढ़ना है, एलआईसी वगैरह को थोड़ा पढ़ते हैं। तो एनबीएफसी के अंतर्गत मैं आपको भारत में बीमा, इंश्योरेंस इन इंडिया, भारत में बीमा के बारे में देखते हैं अपन। इंश्योरेंस इन इंडिया, समझ में आ रहा है ना। पूंजी बाजार वित्त बाजार स्टार्ट किए थे। वित्त बाजार दो प्रकार का, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार फिर से दो प्रकार का, बैंक और एनबीएफसी। तो बैंक पढ़ लिए पूरा, अब एनबीएफसी, ठीक है। एनबीएफसी के अंतर्गत जो संस्थाएं हमको लोन तो दे, जमा ना ले। तो बीमा कंपनियां जो होती है वो लोन देती हैं, जमा नहीं, वो प्रीमियम लेती हैं उसके बदले में। समझ बात? तो भारत में बीमा, याद रखें, भारत में बीमा जो है वो ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन की वजह से भारत में बीमा की शुरुआत हुई। अगर बीमा की बात करें हम इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस 3 प्रकार के होंगे। एक होता है आपका जीवन बीमा, ठीक है। एक होता है सामान्य बीमा, और एक होता है कृषि बीमा। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस, सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस, और कृषि बीमा एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। देखिए भारत में 1817, 1823 और 1829, इन 3 ईयर को पहले देखें। जीवन बीमा 1817 कोलकाता, ठीक है। 1823 बॉम्बे, और 1829 मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, यहीं पर शुरू किया। 1817 में भारत में सबसे पहला 1817 में भारत में सबसे पहली बीमा कंपनी की स्थापना की गई, और इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वाज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1817 बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1817 एट कोलकाता। बॉम्बे में इसके नाम पर ही था बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस 1823। इट वाज द सेकंड इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ठीक है। और मद्रास में तीसरा मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी,
थर्ड था मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1829। These were the first three insurance company of India was related with life insurance। 1817 का जो ये जो कोलकाता का ओरिएंटल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस कंपनी में पहला था हमारा। लेकिन अभी तक ये जो तीनों आप देखे, ये तीनों की तीनों ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों की तरफ से स्थापित किए गए थे। याद रखें फिर से 1870 में मद्रास में म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस 1870 मद्रास में ही 1870 में म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना की गई। याद रखें म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस भारतीयों द्वारा स्थापित पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियंस वाज म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी which was established by the Indians was mutual life insurance। ठीक है, 1817 में पहला, 70 में भारतीयों का पहला, भारत का पहला 70 में 1770 बैंक, 1817 में आपका ये, लेकिन भारतीयों द्वारा स्थापित पहला 1870 हो जाएगा। अब देखो, जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, उसके बाद सरकार ने तय किया कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनको प्राइवेट क्यों रखा जाए, क्यों ना सरकार इनको क्या कर ले, अधिग्रहण कर ले। तो स्वतंत्रता के बाद 1956 आते आते हमारे देश में लगभग 245 इंश्योरेंस कंपनियां थी। इन 245 इंश्योरेंस, ये तो शुरू के 4 महीने आपको बताया, ऐसे 245 इंश्योरेंस कंपनियां थी। सरकार ने तय किया कि ये सारी कंपनियों को सरकार अपने अंडर में ले लेगी और एक बना देगी। और इस तरीके से सरकार ने क्या किया, 1 सितंबर 1956 को सारे इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया और एक कंपनी में बदल दिया और उसका नाम रखा LIC। आई मेरा समझ में? 1 सितंबर 1956 भारत में उपलब्ध सभी इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 सितंबर 1956 भारत में मौजूद सारी जो कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण करके उन्हें नाम दे दिया गया LIC। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 या स्थापना 1956, तारीख 1 सितंबर 1956। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, सामान्य बीमा क्या होता है? ये जो हम जीवन के अतिरिक्त जो वाहन है ना, या कोई भी उपकरण इत्यादि का जो बीमा करवाते हैं उनको जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। कोई भी व्हीकल है, कोई भी टूल्स है, आप मोबाइल ले रहे हो, मोबाइल का इंश्योरेंस करवा रहे हो, दैट इज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है ना, गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, दैट इज जनरल इंश्योरेंस। समझ में आई मेरी बात? ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। याद रखें, भारत में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो है आपका, उसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई और भारत में जो जनरल इंश्योरेंस है उस कंपनी का नाम ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, भारत में सामान्य रूप से बीमा करने वाली, यानी सामान्य बीमा करने वाली सरकारी कंपनी का नाम है GIC। जीवन बीमा करने वाली सरकारी कंपनी का नाम LIC और वाहन का बीमा करने वाली सरकारी कंपनी का नाम GIC है। समझ में आया? इस GIC को 4 नामों से जाना जाता है। मतलब ये GIC आपको डायरेक्ट सुनने नहीं मिलता होगा। आज जब इंश्योरेंस कराते हैं तो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको डायरेक्ट GIC के नाम से नहीं मिलती होगी। इसके 4 नाम हैं, देखो ये 4 दिशा, 4 महानगर, GIC की 4 शाखाएं और 4 अलग अलग नाम। पूर्व में महानगर है कोलकाता और कोलकाता में जो GIC की जो शाखा है उसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस या नेशनल एश्योरेंस कंपनी। नेशनल एश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी
ऐसा एश्योरेंस लिखते हैं इन लोग आज, नेशनल एश्योरेंस। देखते होगे आपको यहाँ पे बहुत सारा ब्रांचेस वगैरह जय स्तंभ के पास में, इधर कभी जाना देखना। कोलकाता में है, कोलकाता में नेशनल एश्योरेंस कंपनी। पश्चिम में बंबई, बंबई न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया। नेशनल कोलकाता में, न्यू इंडिया बॉम्बे। ये नाम आप सुनते होगे, आप देखना ना, सर्च करना। दक्षिण में चेन्नई, चेन्नई में है यूनाइटेड इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस। और उत्तर में है दिल्ली, दिल्ली में आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आया? सामान्य बीमा करने वाली कंपनी का नाम है जीआईसी। सरकारी ना, प्राइवेट तो बहुत सारी है। सामान्य बीमा करने वाली कंपनी का नाम क्या है? देख के बताना पड़ रहा है। जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 4 शाखाएं हैं, 4 महानगरों में, और 4 इनके मतलब 4 नाम से चलते हैं, ऐसे समझ लो आप। ठीक। पूर्व में कोलकाता, कोलकाता में नेशनल एश्योरेंस। पश्चिम में बॉम्बे, बॉम्बे में न्यू इंडिया इंश्योरेंस। उत्तर में दिल्ली ओरिएंटल इंश्योरेंस, और दक्षिण में मद्रास यूनाइटेड इंश्योरेंस। ये 4 सरकारी कंपनियां हैं। और कृषि, कृषि के क्षेत्र में बीमा करने के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की गई है। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी 2002। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी 2002। राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी, ये एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस करती है। समझ में आया? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी कृषि के क्षेत्र का बीमा ये करेगी। और जैसे बैंक है, तो बैंक को कंट्रोल करने के लिए कौन है? आपका आरबीआई। उसी तरीके से भारत में जो भी बीमा होता है, बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए। ये बीमा क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको नियंत्रित करने वाली संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआरडीए का फुल फॉर्म पीएससी प्री 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं ए जोड़ दिया था। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, याद रखें इसकी स्थापना वर्ष 2000 और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। खत्म, वही वाला शुरू वाला। 99 में ना, जब इसकी स्थापना, मुख्यालय दिल्ली था। ठीक है, ये आपको 2000 में इसको पूरा अधिकार दिया गया, काम करना शुरू किया। जैसे आगे अभी से भी पढ़ेंगे, स्थापना 88 है, लेकिन काम करना शुरू करेगा 1992 से। 2000 लेना पड़ेगा उसमें, ले चुका है 2000। ठीक है ना, वर्ष 2000 हैदराबाद। ठीक है, मतलब स्थापना जब होती है और उसके बाद जब से वो लागू हो जाता है, वो डेट को लेना पड़ेगा। तो वहां जो आपको पढ़ाया था ना, वो 99 था, लेकिन एग्जाम में 2000 लेना पड़ेगा डेट।